सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो नया पॉन सीरीज है 2024 संस्करण के, इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए हैं और अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो ये नई आपकी सीरीज है 2024 संस्करण की, इसको आप देखिए। इसके एक एक प्रश्न को हम यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों को सभी को मैंने सॉल्व करा दिया है। वो सभी क्लासेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ के सामने जो लिंक है उस पर क्लिक करके मिल जाएंगी। और इस क्लास में हम देखने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, और सभी प्रश्नों को आप करते हुए चलिए। सभी प्रश्नों में जो भी गड़बड़ियां हैं, जो भी कहीं कोई सोल्यूशन में गड़बड़ी दी गई है या क्वेश्चन में गड़बड़ी है, उसको हम लोग सही करते हुए चलेंगे। और एक एक क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करते चलना है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है, ठीक है। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो कॉपी पेन लेकर के ही बैठना है आपको मैथ को पढ़ने नहीं, मैथ को समझ लीजिए कि आप सॉल्व करने, प्रैक्टिस करने बैठे हैं, ठीक है। तो इस समय एग्जाम में आपके काफी कम समय रह गया है, तो अधिक से अधिक अभी से शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं, सभी तक ये क्लास पहुंच जाए और सभी लोग इसी तरीके से आसानी से अपने गणित विषय की तैयारी कर पाए। देखिए, सबसे अधिक बैक मैं बता दूं गणित में ही लगता है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। राजन सीरीज मैंने पूरा करा दिया है, पॉन सीरीज करा दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसमें आपको सभी प्रश्न मिल ही जाएंगे और मॉडल पेपर्स मैं आपको करा दूंगा। और एक मेरी मास्टर क्लास है जिसमें पूरा सिलेबस मैंने कवर कर दिया है। इतना अगर आप कर लेते हैं, तसल्ली से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके डेफिनेटली 25 में 25 नंबर आएंगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। 1 घंटे के अंदर आपको पेपर करना होता है मैथ का, और इस 1 घंटे में आप समझिए कि आपको जो 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिए रहते हैं वो आप 5 मिनट में ही कर लीजिएगा। 5 मिनट में कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और आप अच्छे से चीजों को आगे समय रहते कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, यदि 5, 15, x और 105 समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। समानुपाती का मतलब क्या है कि यह समान अनुपात में है। अब समान अनुपात का क्या मतलब होता है? जब इस तरीके से 4 संख्याएं समानुपात में है, मतलब कि इनका पहली जो 2 संख्याओं का अनुपात है और जो बाद की 2 संख्याओं का अनुपात है वह बराबर है, तो समानुपात का चिन्ह इस तरीके से लगा दीजिए। और समानुपात जब हो जाती है इस तरीके से 4 संख्याएं, तो उनका जो बाह्य पद होता है, बाह्य पदों का गुणा होता है, वह अंतः पदों के गुणा के बराबर होता है, या फिर मध्य पद कहते हैं। तो मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों के गुणा के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं 15 गुणे x बराबर 5 गुणे 105, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। बाह्य पदों का गुणा बराबर अंतः पदों का गुणा, इस तरीके से। अब x का मान अगर हम लिखना चाहें तो 15 को उधर भेजेंगे बराबर के, यहाँ गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर 5 गुणे 105 बटे 15। अब देखिए 15 सत्ते 105 होता है और 5 सत्ते 35, तो x का मान कितना आ गया? 35, ठीक है। तो x का मान अगर 35 यहाँ पे आ जाएगा तो ये चारों संख्याएं जो होंगी वह समानुपात में होंगी। डीएलएड 2023 में बिल्कुल लेटेस्ट पेपर में पूछा हुआ आपका प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न बहुत आसानी से आपको बन जाएंगे। समानुपात के प्रश्न आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे ही परीक्षा में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, समानुपात में ये एक चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 2 है, चेक कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। तो चेक मुख्यतः जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। वाहक चेक या जिसे बियरर चेक भी बोला जाता है, इसमें क्या होता है कि जिसके नाम से चेक काट दिया गया वह जा करके बैंक से भुगतान ले सकता है, ठीक है, भुगतान ले सकता है। और देखिए इसमें दिक्कत क्या होती है कि चेक अगर खो जाता है तो किसी का अगर सेम नेम है, ठीक है, जैसे श्याम वर्मा के नाम पे चेक कट गया, तो श्याम वर्मा नाम का अगर कोई और दूसरा है तो वह जाकर के उस चेक को, उस पैसे को बैंक से ले लेगा, ठीक। तो इसमें ये एक दिक्कत आती है। अब इसके बाद देखिए आदेशित चेक। आदेशित चेक में क्या होता है
चेक जिसके नाम पे काटा गया है बैंक वेरीफाई करता है कि वही व्यक्ति है या नहीं, ये बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है। आदेशित चेक या इसी को ऑर्डर चेक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह व्यक्ति को वेरीफाई करे, वह उसी को पैसा दे जिसके नाम से चेक काटा गया है। और तीसरा है रेखांकित चेक, इसे क्रॉस चेक भी बोलते हैं। और इस चेक में क्या हो जाता है कि चेक के कॉर्नर पे क्रॉस का सिंबल बना दिया जाता है, एक इस तरीके से सिंगल या डबल। इससे क्या हो जाता है कि ये जो चेक हो जाता है ये अकाउंट पे ही हो जाता है, मतलब कि इसका चेक का जो भुगतान होता है वह व्यक्ति के अकाउंट में ही किया जाता है, कैश नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी प्रश्न आपसे पूछा था 2023 में। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पे, 40,000 का 8 सही 1/2 यानी कि 8.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। साधारण ब्याज को लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होता है PRT/100 यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यही आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आई इंटरेस्ट। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए मूलधन है 40,000, गुणे दर कितनी है, रेट 8.5% लिखा है, 8 सही 1/2 लिखा है। इसको कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 8 यानी कि 16, 17/2, 17/2। तो 17/2 का यहाँ गुणा हो जाएगा और गुणे समय कितना है, 4 वर्ष है और पूरे के बटे 100, ठीक। अब अंश में देखिए तो 40,000 में 17/2 का गुणा हो रहा है, फिर 4 का गुणा हो रहा है, 2 से 4 को काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा और ये 2 शून्य कट जाएंगे। अब यहाँ पे क्या गुणा रह गया, 400 गुणे 17 गुणे 2। अब गुणा कर लीजिए, 17 चौक 68 और ये 6800 हो गया गुणे 2 और 2 का गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 136। तो ये आ जाएगा 13,600 रुपए, यानी कि इसका 4 वर्ष का 40,000 का 8.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज हो जाएगा वह हो जाएगा 13,600 रुपए। तो ये सही कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 4 कह रहा है a + b + c का होल स्क्वायर प्लस 2 × a + b + c और a - b - c प्लस a - b - c का होल स्क्वायर के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। का गुणनखंड हमको ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले देखिए प्रश्न में ध्यान से, a + b + c आ रहा है और यहाँ भी a + b + c आ रहा है और यहाँ पे a - b - c आ रहा है और यहाँ पे भी a - b - c आ रहा है, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं कि आपको 2 एक्सप्रेशन जो है वह रिपीट मिल रहे हैं और ये किस फॉर्म में मिल रहे हैं ये देखा जाए तो अगर कहीं पे लिखा हो x + y का होल स्क्वायर तो ये होता है x² + 2xy + y²। और इसी फॉर्म में आपको ये दिख रहे होंगे। अगर x इसको a + b + c को हम लोग x मान लें, ठीक है, और a - b - c को हम लोग y मान लें तो अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए इसके जगह x आ जाएगा तो ये हो जाएगा x² + 2xy + y², ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप। तो इसी तरीके से अब इस इतने को समझ लीजिए कि ये लिखा है तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, a + b + c एक ब्रैकेट में और प्लस a - b - c का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर, इतना इसको लिखा जा सकता है। अब इसके बाद ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा a + b + c प्लस a - b - c का होल स्क्वायर। और फिर देखिए यहाँ पे b प्लस में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में c है, यहाँ माइनस में c है और बचेगा क्या, 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, 2a का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 4a², यही गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। गुणे के रूप में देखिए आ गया 4a², ठीक है। डीएलएड 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको देखते ही दिख जाएगा कि यह सर्वसमीका के रूप में ही दिया गया है, ठीक है। x +
y के होल स्क्वायर के रूप में ही दिया गया है। जनरली हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ सब a प्लस बी के रूप में ही दिया गया है, इसलिए सर्वसमीका जो मैं आपको बता रहा हूं वह x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप आसानी से समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 5 है 9x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 71x माइनस 40 में 3x माइनस 8 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो है वह इसके द्वारा भाग देना है, तो लिख लीजिए 9x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 71x माइनस 40 में हमको भाग देना है, किसके द्वारा भाग देना है? 3x माइनस 8, 3x माइनस 8 के द्वारा भाग देना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाग देना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके पहले पद को देखेंगे। इसमें पहला पद क्या है? 3x है, और यहाँ पे देखेंगे पहला पद क्या है? 9x क्यूब है। तो यहाँ के पहले पद को इसके पहले पद के बराबर हम करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि बराबर जब हम कर लेंगे तो घटा के इसको, इस पद को हम खत्म कर लेंगे। तो यही काम यहाँ पे करना होता है। अब देखिए 3x में ऐसे किस चीज से हम गुणा कर दें, क्योंकि आपको पता है कि जो भाजक होता है और जो भागफल होता है उसी इन दोनों का गुणा करके ये भाज्य बनता है। तो इसमें 3x में हम किस चीज से गुणा कर दें कि 9x क्यूब बन जाए। तो देखिए 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो 9 बन जाएगा, ठीक। और x में x स्क्वायर का गुणा कर देंगे तो x क्यूब बन जाएगा। तो 3x स्क्वायर का अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये 9x क्यूब बन जाएगा, ठीक। 9x क्यूब बन गया। अब 3x का गुणा जब होगा तो 9x क्यूब ये हो गया, और दोनों पदों में होगा, केवल एक पद में नहीं। तो -8 में होगा तो हो जाएगा -24x स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस चिन्ह माइनस हो जाएगा और माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब देखिए 9x क्यूब कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे -45x स्क्वायर और प्लस 24x स्क्वायर, ये कितना बच जाएगा? -21x स्क्वायर। अब -21x स्क्वायर लाना है हमको, तो 3 में कितने से गुणा कर दें कि -21 हो जाए? -7 से गुणा कर दीजिए। और x को x स्क्वायर बनाना है तो x से गुणा हो जाएगा ये। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये अगला पद उतर जाएगा 71x। अब इसके बाद देखिए -7x का गुणा 3x में होगा तो -21x स्क्वायर हो जाएगा, और -7x का गुणा -8 में होगा तो धन 56 56x। अब इसके बाद घटा लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि घटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 यहाँ बच गया और 11 ये, तो ये हो जाएगा -15, माइनस नहीं प्लस में होगा 15x प्लस 15x। अब इसके बाद देखिए 3x को 15x बनाना है और यहाँ पे -40, इसको उतार लीजिए। 3x को कितना बनाना है? 15x, तो धन 5 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 15x, और ये हो जाएगा आपका 8 बचे 40, -8 है तो -40। अब इसके बाद घटा दीजिए, ये माइनस ये प्लस, पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अब शेषफल जो है वह यहाँ पे 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा और भागफल क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ये आपका भागफल हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, AP स्पर्श रेखा है, PA की लंबाई ज्ञात कीजिए जहां A स्पर्श बिंदु है। अब देखिए इस फिगर में तो ये PA जो है वह स्पर्श रेखा है, मतलब कि PA एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बना है, PA कुछ इस तरीके से जा रही होगी इस A बिंदु पे टच करके, ठीक है। और ये कोण कितने का बनेगा? जब OA होगा तो OA क्या है? त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा जो स्पर्श रेखा होती है उस पर लंब होती है, तो ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। अब ये जो आपका त्रिभुज OAP है,
ये कैसा त्रिभुज होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा और पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख सकते हैं 90 अंश के सामने की जो भुजा है कर्ण, उसका जो वर्ग होगा यानी कि ओपी का जो स्क्वायर होगा वह बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, यानी कि OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ठीक है, AP या PA की लंबाई हमको यहाँ पे निकालनी है, तो PA इसको लिख लीजिए, PA का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब OP कितना है, 13 सेंटीमीटर है, तो ये 13 का स्क्वायर। OA कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। और PA का स्क्वायर, अब PA का स्क्वायर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, और ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25, और PA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, या फिर लिख सकते हैं PA बराबर अंडर रूट 144 हो जाएगा। 144 को लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, या PA बराबर लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दिया है, तो ये आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से PA की जो लंबाई हो जाएगी, ठीक है, जो दूसरी भुजा हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से आप इसको कर सकते हैं। 2023 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखिए, 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। अब दीवार का आयतन आपको ज्ञात करना है, और यहां पे देखिए 8 मीटर लंबी है दीवार। ठीक है, तो जो लेंथ है दीवार की वह है 8 मीटर, और जो हाइट है 8 मीटर लंबी और 3.5 मीटर ऊंची और 20 मीटर मोटाई। ठीक है, जो ब्रेथ है वह कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब इसी 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर, यानी कि 0.2 मीटर। अब आयतन आपको निकालना है, तो आयतन किसी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लंबाई 8 गुणे चौड़ाई 3.5, ऊंचाई है ये, तो चौड़ाई पहले रख लीजिए 0.2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3.5। अब इसके बाद देखिए 8 का गुणा 0.2 में होगा, तो 8 दूनी 16 और एक स्थान पे 1.6 गुणे 3.5, ये कर लीजिए। 3.5 में गुणा कर लेंगे 1.6 का, 6 5 30 के शून्य यहाँ से लगा 3, 6 18 और 3 21, और ये हो जाएगा 5 और 3 0 6 2। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिए 0 6 5 5.6, इसका जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 5.6 मीटर क्यूब या घन मीटर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आयतन आ गया दीवार का 5.6 मीटर क्यूब आ गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, यदि समुच्चय A इतना है और समुच्चय B इतना है, तो समुच्चय A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। A यूनियन B में क्या होता है कि A और B के सभी पदों को लिखा जाता है, सभी एलिमेंट्स को लिखा जाता है, बस किसी पद को रिपीट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 8 जो है A में आ रहा है और 8 B में भी आ रहा है, तो 8 कामा 8 नहीं लिखेंगे, 8 2 बार नहीं लिखा जाएगा, 8 केवल एक बार लिखा जाएगा। समुच्चय में किसी भी चीज को बस एक बार रखते हैं, कोई भी समुच्चय हो, तो A यूनियन B भी एक समुच्चय ही बन रहा है, तो इसमें 8 को एक बार ही रखा जाएगा। ठीक है, इसीलिए समुच्चय है। अब देखिए A में 12 आ रहा है, B में 12 नहीं है। ठीक, और A में देखिए 15 आ रहा है, B में भी 15 है, तो दोनों जगह के 15 को बस एक बार लिखा जाएगा। अब इसके बाद देखिए 15 के बाद A में 16 आ रहा है, B में 17 और 20 आ रहा है। इस तरीके से A और B के सभी पदों को यहाँ पे लिख लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 6 पद आए हैं और यहाँ पे आप जोड़ोगे तो 4 4 8 पद हैं। 2 पद यहाँ पे देखिए रिपीट हुए हैं, 8 और 15। ठीक है, तो 8 और 15 एक एक बार ही लिखे गए हैं, तो वही 2 कम हो रहे हैं।
ठीक, अब इसके बाद देखिए ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिखा जाएगा, जो पद दोनों में आ रहे हैं, जैसे 8 और 15 जो है वह दोनों जगह आ रहे हैं ए और बी में, वही हो जाएंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, जो दोनों जगह आ रहे हैं वही इंटरसेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसा समुच्चय होता है जो ए और बी दोनों में उपस्थित समुच्चय, दोनों में उपस्थित पदों को दर्शाता है। तो 8 और 15 जो है वह ए और बी दोनों में आ रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो लिखे जाएंगे वह 8 और 15 लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप समझ गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या 9 है, वाहक चेक किसे कहते हैं। तो यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक द्वारा, बियरर द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। ठीक है, जो चेक दे रहा है उसका चेक जो होता है वह किसी खातेदार का होता है। यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा होता है, आप देखते होंगे चेक पे। ठीक है, और यहीं पे सिग्नेचर होता है अकाउंट होल्डर का। ठीक है, अकाउंट होल्डर का साइन होता है और इस तरीके से जो होता है यहाँ पे नाम लिखा होता है और यहीं पे आपका अमाउंट लिखा होता है। ठीक है, अमाउंट लिखा होता है। तो ये जो चेक होता है जिसके नाम पे कट गया, जैसे मैंने आपको बताया था श्याम वर्मा का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो श्याम वर्मा के नाम से अगर कट गया है तो श्याम वर्मा जो है वह कैश जाकर के बैंक से प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी श्याम वर्मा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चेक जो होता है थोड़ा रिस्की भी होता है और श्याम वर्मा के जगह पे भी कोई प्राप्त कर सकता है, तो इस वजह से ये चेक थोड़ा रिस्की हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 10 है हमारा, log 1296 बेस 6 का मान होगा। log 1296, अब 1296 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अब आपको देखिए इसी बेस के रूप में जो है वह बनाना होता है, क्योंकि log a बेस a का मान 1 होता है, यह आपको पता है। अगर कहीं पे लिखा है log a और बेस में भी a है तो इसका मान जो हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक, तो उसी के फॉर्म में हमको बना लेना होता है। और एक रूल हमको और पता होना चाहिए, जो दूसरा रूल होता है log, कहीं पे अगर लिखा है x के पावर y बेस a, तो ये हो जाता है y log x बेस a। ठीक है, ये जो घात में y होता है वह इधर चला आता है। ठीक है, जो घात में y होता है वह बाहर निकल आता है। तो यहाँ पे 1296 को क्या लिखा जा सकता है यह देखेंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 4 और 8, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 हो गया, फिर 2, फिर 4, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 6 और 2, फिर इसके बाद देखिए 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 और 1, फिर देखिए अब 3 से भाग जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 7, 27, फिर 3 से जाएगा तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 का 4 बार गुणा और 3 का 4 बार गुणा, तो पेयर बना लीजिए, 2 और 3 का एक पेयर यानी कि 6, ये हो जाएगा आपका log। तो इस तरीके से 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 होकर के 6 का 4 बार गुणा हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 6 के घाते 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 के घाते 4, तो 4 जो है वह बाहर आ जाएगा उस नियम से, तो हो जाएगा log 6 बेस 6। अब कोई भी लिखा हो log a बेस a, अब यहीं पे लिखा होता log 10 बेस 10 तो भी मान 1 होता, log 6 बेस 6 लिखा है तो भी मान 1 होगा। ठीक है, तो इसका मान 4 गुणे 1 का मान 4 आ जाएगा, तो इस तरीके से इसका जो मान निकल के आ जाएगा वह 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 है, अनुपात क्या है। तो 2 समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितनी बार सम्मिलित है, तो ऐसे संबंध को अनुपात कहते हैं। जैसे कि कहीं पे लिखा हो 4/16,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 या 1:4 लिख सकते हैं। ठीक है, 1:4 लिखा जा सकता है। तो प्रथम राशि जो है वह दूसरी राशि में कितनी बार सम्मिलित है? दो समान राशियों में हमेशा अनुपात लिया जाएगा और यह दर्शाएगा कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितनी बार सम्मिलित है। जैसे एक जो है 4 में 4 बार, एक को 4 बार जोड़ा गया तब 4 आया है ना, तो 4 बार सम्मिलित है। अगर यह राशि 1 है तो यह 4 है, अगर यह 2 होगी तो यह 8 होगी, अगर यह 3 होगा तो यह 12 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यह संबंध चलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप समझ पा रहे हैं, अनुपात को आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12 है, मिश्रित अनुपात क्या है? तो अनुपातों को निरूपित करने वाले भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहलाता है। जैसे कहीं पे लिखा है 1:2 और कहीं पे लिखा है 4:5, तो इसको 1/2 लिखेंगे और इसको 4/5 लिखेंगे और इन्हीं दोनों का गुणा करके अगर हम लिख दें तो हो जाएगा 4/10। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इन दोनों अनुपातों का मिश्रित अनुपात। ठीक है, ये हो जाता है आपका मिश्रित अनुपात। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 13 है, 90 पैसे व 9 रुपए को सरलतम अनुपात में परिवर्तित करिए। 90 पैसा दिया है और 9 रुपए दिया है, तो हमेशा समान राशियों का, समान इकाइयों का। ठीक है, तो 90 पैसे और 9 रुपए को भी हम पैसे में लिखेंगे तभी अनुपात होगा। ऐसे अनुपात 90 पैसे और 9 रुपए का अनुपात नहीं लिया जाएगा, 90 पैसे और 900 पैसे का अनुपात होगा। 9 रुपए बराबर 900 पैसे, 100 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90/900। शून्य से शून्य कटा, 9 एकम 9, 9 दहाई 90, तो 1/10 आ गया, जिसको लिख सकते हैं 1:10 का अनुपात। ठीक है, ये हो जाएगा 1:10। ठीक है, तो यही है सरलतम अनुपात। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, समानुपात किसे कहते हैं? यदि 4 राशियां इस प्रकार हों कि प्रथम राशि का द्वितीय राशि से वही अनुपात हो जो तृतीय राशि का चतुर्थ राशि से है, तो चारों राशियां समानुपात में कहलाती हैं। अब 4 राशियां जैसे A, B, C, D हो तो प्रथम राशि का जो अनुपात है दूसरी राशि का वही अनुपात हो तीसरी का चौथी से। ठीक है, तो इसी को क्या कह देते हैं? समानुपात। A:B बराबर अगर C:D है तो इसी को लिख देते हैं A:B, समानुपात का चिन्ह लगा देंगे C:D। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह नहीं लगाते हैं, ये चिन्ह लगाते हैं समानुपात C:D। ठीक है, तो इसी को समानुपात कह देते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न संख्या 15 है। देखिए, समानुपात के भेद बताइए। तो समानुपात के 2 भेद होते हैं, सरल समानुपात और मिश्रित समानुपात। ये 2 मुख्य भेद होते हैं और इसी सरल समानुपात में आगे आप देखोगे जो आपका अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात होते हैं। ये देखिए प्रश्न संख्या 16 में पूछ लिया कि अनुलोम या अनुक्रमानुपाती का अर्थ है। तो अनुलोम या अनुक्रमानुपाती, अनुलोम समानुपात बोल दे या अनुक्रमानुपाती, तो इसका मतलब हो जाता है ऐसा समानुपात जिसमें एक राशि बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है। अनुलोम या अनुक्रमानुपाती कहलाता है। अनुलोम मतलब कि दूसरे के अनुसार, अगर दूसरा बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, दूसरा घट रहा है तो ये भी घटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिए कि जो हमारे वस्तुओं का दाम होता है, जैसे पेन है, अगर 2 कलम का मूल्य 10 रुपए है तो 4 कलम का जो मूल्य हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या कहलाएगा? अगर यहीं पे ये घटेगा, 1 पेन का मूल्य होगा तो 5 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये घटेगा तो ये भी दाम भी घट जाएगा। ठीक है, तो कलम और मूल्य का जो संबंध है यह कैसा अनुपात है? यह है अनुलोम समानुपात या अनुक्रमानुपाती समानुपात
कहलाएगा। ठीक है, और इसी का उल्टा होता है प्रतिलोम समानुपात या व्यतिक्रमानुपाती बोलेंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे मजदूर और दिन, मजदूर किसी काम को कर रहे हैं, 10 मजदूर 10 दिन में कर ले रहे हैं, तो 5 मजदूर कितने दिन में करेंगे, दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है, मजदूर की संख्या घटी और दिन बढ़ गए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिलोम समानुपात। ठीक, ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 17 है, मिश्र समानुपात किसे कहते हैं। तो जब 3 या 3 से अधिक राशियां दी हो और उनमें से एक राशि का परिवर्तन 2 या 2 से अधिक राशि पर निर्भर हो तो मिश्र समानुपात कहलाता है। अब समानुपात में क्या हो रहा था, आप देख रहे थे कि एक से एक ही अनुपात का कंपैरिजन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब 3 या 3 से अधिक राशियां दी हो तो उनमें से एक राशि का परिवर्तन 2 या 2 से अधिक राशियों पे जब निर्भर करने लगता है तो इसे बोल देते हैं हम मिश्र समानुपात। ठीक, ये समझ गए आप। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न क्या 18, सरल ब्याज तथा मूलधन को समझाइए। सरल ब्याज क्या होता है और मूलधन क्या होता है। तो सरल ब्याज वह धन जो पूंजी के स्वामी को उसके उपयोग के बदले निश्चित दर से प्राप्त होता है, सरल ब्याज कहलाता है। ठीक है, जो भी धन आपने किसी को दिया है उसके बदले जो आपको एक दर से जो पैसे मिलेंगे उसी को क्या कहते हैं, सरल ब्याज। और मूलधन क्या होता है, जो पैसे आपने शुरू में दिए रहते हैं, जो शुरू में जो धन रहता है उसी को क्या कहते हैं, मूलधन। तो जो धन उधार लिया अथवा दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। इसी को प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्या 19 है, मिश्र धन को समझाइए। तो मिश्र धन क्या कब आता है, जब आपने किसी को मूलधन दिया और उससे ब्याज लिया, तो मूलधन और ब्याज का जो योग हो जाता है, ठीक है, उसी को क्या कह देते हैं, मिश्र धन। तो किसी निश्चित समय के बाद मूलधन अथवा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि को मिश्र धन कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 20, दर किसे कहते हैं। तो ₹100 के 1 वर्ष के ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। मान लेते हैं 100 रुपए आपने किसी को उधार दिया, 100 रुपए आपने किसी को उधार दिया और 1 ईयर के लिए दिया और उससे ब्याज आपने 5 रुपए लिए, तो ये 5 रुपए क्या हो जाएगा, 5% की दर हो जाएगा। तो दर कितनी हो जाएगी, 5%। तो 100 रुपए के 1 वर्ष के ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 21 है, 80 का 5 महीने का 2 पैसे प्रति रुपया मासिक दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या रहा है आपसे कि 2 पैसे प्रति रुपया प्रति मासिक। तो समझिए कि 1 रुपए पर 1 माह का जो ब्याज है वह कितना है, 2 पैसे। 1 रुपए पर 1 माह का ब्याज 2 पैसे है, तो 80 रुपए पर कितना होगा, 80 रुपए पर 1 माह का ब्याज अगर हम निकालें तो क्या करेंगे, इसी 2 पैसे में 80 का गुणा कर देंगे। और इसी तरीके से 80 रुपए का 5 माह का अगर लिखें, 5 माह का पूछ रहा है, तो 1 माह का हमको पता है कि 2 गुणे 80 है, तो 5 माह का कितना होगा, 2 गुणे 80 गुणे 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 10 और 80 में गुणा होगा तो 800 हो जाएगा, 800 पैसे, या फिर इसी को 100 से गुणा करके 8 रुपए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 रुपए जो हो जाएगा यह इसका ब्याज हो जाएगा। 80 रुपए का 5 महीने का 2 पैसे प्रति रुपए मासिक के दर से ब्याज जो हो जाएगा 8 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न आसानी से आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 22 से 750 का 5% दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जब ब्याज केवल लिखा है तो इसका मतलब हो जाता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये होता है PRT/100। अब यहाँ पे मूलधन जो है आपका 750 है, जो आपका दर है
5% है, समय है 4 है और बटे 100, शून्य से शून्य काट लीजिए, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, 2 से फिर 4 को काटेंगे 2 बार में, 75 दूनी 150, 150 रुपए जो हो जाएगा आपका, ये आपका ब्याज आ जाएगा 750 रुपए का 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज होगा 150 रुपए। ठीक है, बहुत ही आसान है, केवल फॉर्मूले में रखना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 23 है, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे छोटे छोटे टर्म का आपसे परिभाषा पूछ रहा है, तो ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख लोगे। ठीक है, बस समझे रहो, प्रश्नों को सॉल्व किए रहो। यदि पहली अवधि का मिश्र धन दूसरी अवधि के लिए मूलधन बन जाए तो देय ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि साधारण ब्याज में होता है कि 1 रुपए मान लेते हैं आपने 100 रुपए दे दिए, तो 100 रुपए पे हर साल 5% ब्याज लगेगा और जितना आपका ब्याज बनेगा वह आपको मिलता रहेगा। ठीक है, या इकट्ठे मिल जाएगा बाद में, लेकिन उसमें क्या होता है कि मूलधन आपका हमेशा 100 रुपए ही रहेगा, मतलब आपका हमेशा जोड़ा जाएगा। मान लेते हैं 5% आपको ब्याज मिल रहा है, साल के अंत में 5 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो 100 रुपए और 5 रुपए आपका ब्याज ये दोनों अलग अलग रखा रहेगा 1 साल के बाद। फिर 1 साल के बाद अगर दूसरे साल में प्रवेश करता है आदमी, 2 साल के बाद फिर 5% के हिसाब से 5 रुपए आपका ब्याज कलेक्ट होगा और 5 10 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा और ये 100 रुपए मूलधन आपका रहेगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 1 साल बीता, 100 रुपए आपने दिया था, 5% के हिसाब से आपको 5 रुपए मिले, तो वो 5 रुपए आपके मूलधन में जुड़ जाएंगे और दूसरा साल में आपका जो पहले साल का मिश्र धन होगा, यानी कि 100 रुपए और ब्याज 105 रुपए, ये अगले साल के लिए 105 रुपए ये आपका मूलधन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहली अवधि का मिश्र धन अगर दूसरी अवधि के लिए मूलधन माना जाए तो देय ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 100 रुपए और 5 रुपए आपके अलग अलग जोड़े जा रहे थे, फिर 100 रुपए और फिर 5 रुपए हर साल इस तरीके से मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही 100 रुपए और 5 रुपए हुए, ठीक है, तो ये अगले साल ये 105 रुपए काम करने लगेगा आपका मूलधन। ठीक है, यहाँ आपका मूलधन हमेशा 100 रुपए ही रहेगा, यहाँ 105 हो जाएगा दूसरे साल, फिर 5% के हिसाब से कलेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे मूलधन जो हो जाएगा वह ब्याज जोड़ के फिर नया मूलधन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 24 है, 100 रुपए पर 2 वर्ष का 3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज फिर से सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा, मूलधन है 100 रुपए और समय है आपका 2 वर्ष, दर है आपकी 3 और साधारण ब्याज आपको निकालना है 100 काट दीजिए, 2 तिया 6 रुपए जो है वह आपका साधारण ब्याज निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 24 तक आपने आसानी से सभी प्रश्नों को समझ लिया। उम्मीद है कि सभी प्रश्न यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। इस क्लास को लाइक कर दीजिए। सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो यस लिख करके कमेंट कर दीजिए। किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो क्वेश्चन लिख करके क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिए। क्या दिक्कत आ रही है ये आप एक्सप्लेन कर पाए तो वो भी लिख दीजिए, और साथ ही ये क्लास आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस मिल पाए, आपसे कोई क्लास मिस ना हो। और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ग्रुपों में, सभी के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसान भाषा में गणित विषय को पढ़ पाए और उनकी तैयारी जो है वह बेहतर हो पाए। ठीक है, तो सभी तक इस क्लास को पहुंचाना, लाइक करना, यह आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग को मैं छोड़ता हूं। और नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम लोग इसी तरीके से बने रहेंगे लगातार। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। देखिए सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमने, और सभी विषयों को आप इसी तरीके से पढ़िए, बहुत ही मजेदार तरीके से और कम समय में अच्छी भाषा में, और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, आप रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। और हमारे ऐप का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप के द्वारा अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपको एक अच्छा माहौल मिल पाएगा, वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, वहां पे आपको सभी क्लासेस
एक तरफ से आप देख सकते हैं बिना किसी प्रचार के, और वहां पे आपको हर एक चैप्टर के बाद टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। हर एक जो नोट्स बनवाए गए हैं उसका पीडीएफ मिल जाएगा। राजन सीरीज, पवन सीरीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, मास्टर क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी ऐप पे। मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। तो हम लोग लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप लोग ऐप के माध्यम से तैयारी करिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।